Hello students, welcome to today's class. So today in this video we are going to cover remaining topic of chapter 17 which is society law and ethics. और इस चैप्टर का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लेना। इस चैप्टर की मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग चेक कर लेना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के बचे हुए टॉपिक्स को। तो लास्ट वीडियो को हमने यहाँ पे एंड करा था। हम डिस्कस करने वाले थे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की टर्मिनोलॉजी एंड डेफिनेशंस को। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं OSS एंड FLOSS की। तो देखिए ये दोनों होते क्या हैं। OS की फुल फॉर्म होती है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मतलब OSS जो है वो शॉर्ट फॉर्म है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, लेकिन एक बार यहाँ पे फिर बता देता हूँ। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं जिनके साथ में सोर्स कोड अवेलेबल होता है। मतलब क्या है, उनके साथ में आपको सोर्स कोड मिल जाता है और इन सॉफ्टवेयर को जो है यूजर मॉडिफाई कर सकता है या फिर इनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है बिना किसी लिमिटेशन के। और देखिए जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं वो फ्री भी हो सकते हैं और हो सकता है किसी पेमेंट के साथ में वो आपको मिले, मतलब उसकी कॉस्ट भी हो सकती है। इसका जो डेवलपर है वो आपसे चार्ज ले सकता है और किस फॉर्म में ले सकता है, हो सकता है वो उसके डेवलपमेंट के लिए आपसे चार्ज मांगे। वो इस तरीके से बताए कि हमें डेवलपमेंट के लिए इसके चार्ज की रिक्वायरमेंट है, तो बहुत ही मिनिमम प्राइस रख सकता है वो, जिससे कि जो डेवलपमेंट करना चाहता है वो कर पाए। या हो सकता है सपोर्ट के तौर पे वो आपसे उसकी फीस ले। तो इस तरीके से जो है इसमें चार्ज हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो फ्री होते हैं। कुछ में ही चार्ज होते हैं जो कि सपोर्ट के लिए या डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे लिए जाते हैं। अब बात करते हैं FLOSS की। देखिए FLOSS मतलब फ्लॉस जो है वो रेफर करता है फ्री लिव्ड एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। मतलब क्या है, फ्लॉस की ये फुल फॉर्म है फ्री लिव्ड एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, या फिर इस लिव्ड को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो फ्लॉस जो है ऐसे सॉफ्टवेयर को बोला जाता है जो कि फ्री है और साथ ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है। और यहाँ पे जो वर्ड है लिव्ड, ये स्पेनिश वर्ड है और ये वाला जो लिव्ड है पुर्तगीज वर्ड है जिनका कि मतलब होता है फ्रीडम। मतलब एक ऐसे सॉफ्टवेयर जहाँ पे पूरी फ्रीडम मिलती है, जो कि फ्री भी होते हैं और ओपन सोर्स भी होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फ्लॉस सॉफ्टवेयर। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों टर्म समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं अगले टर्म की, जो कि है हमारा GNU। तो GNU का मतलब है GNU's नॉट यूनिक्स। मतलब क्या हुआ, ये जो है फुल फॉर्म हो गई GNU की। ये जो एक्रोनियम्स है इसके लिए ये फुल फॉर्म हो गई। अब देखिए GNU जो प्रोजेक्ट है वो एम्फसाइज करता है फ्रीडम पे, मतलब ये जोर देता है कि जो है यूजर्स को फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो GNU जो प्रोजेक्ट है वो इनिशियलाइज किया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रिएट करने के पर्पज से, लेकिन टाइम के साथ साथ जो GNU प्रोजेक्ट है वो एक्सपैंड होता चला गया, मतलब बड़ा होता चला गया। और ये जो है लिमिटेड नहीं रहा ऑपरेटिंग सिस्टम तक। अब जो है इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर की रेंज आती है, मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं GNU में। तो GNU में जो है ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं जो कि फ्रीडम देते हो, मतलब ओपन सोर्स हो या फिर फ्री हो, इस टाइप के सॉफ्टवेयर यहाँ पे डेवलप किए जाते हैं। तो GNU क्या है, एक तरीके का ये लाइसेंस है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि है FSF। तो देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। FSF की फुल फॉर्म होती है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। तो ये जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्रिएट की गई है फ्री सॉफ्टवेयर के मूवमेंट को सपोर्ट करने के पर्पज से। मतलब कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फ्री सॉफ्टवेयर के जो मूवमेंट होते हैं उसको सपोर्ट करती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि है OSI। तो देखिए OSI की फुल फॉर्म क्या होती है। OSI की फुल फॉर्म है ओपन सोर्स इनिशिएटिव, और ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेडिकेट की गई है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को प्रमोट करने के लिए, और ये स्पेसिफाई करती है क्राइटेरिया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए। इसके अलावा ये डिफाइन करती है टर्म एंड स्पेसिफिकेशन फॉर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मतलब जो भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होंगे उनके टर्म को स्पेसिफाई करती है, मतलब उनका स्पेसिफिकेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि है W3C। तो देखिए W3C के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए W3C जो है इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो W3C जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब के लिए सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करती है, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब के लिए सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है W3C। अब बात करते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। देखिए प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो हैं ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ना तो ओपन सोर्स होते हैं और ना ही फ्रीली अवेलेबल होते हैं। इन सॉफ्टवेयर को जो है आपको परचेज करना
पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए MS ऑफिस है, विंडोज 10 है या एप्पल के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आपको परचेस करने पड़ते हैं। आप फ्री में इनको यूज नहीं कर सकते और ये ओपन सोर्स भी नहीं होते हैं। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप नहीं कर सकते, ना ही इनमें किसी भी तरीके का आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी मॉडिफिकेशन करना है तो उसके लिए आपको इन कंपनी से स्पेशल परमिशन चाहिए होगी। अगर आपको परमिशन मिलती है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप कोई भी मॉडिफिकेशन वहां पे नहीं कर सकते। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अब बात करते हैं शेयरवेयर की। तो शेयरवेयर का मतलब क्या होता है, देखिए शेयरवेयर जो है वो एक टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल पीरियड। मतलब क्या है, शेयरवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आपको कुछ टाइम के लिए फ्रीली अवेलेबल किए जाते हैं। मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया तो वो एप्लीकेशन जो है आपको 10 दिन 20 दिन या फिर 15 दिन के लिए फ्रीली अवेलेबल हो सकता है, लेकिन उसके बाद में जो है आपको उसको खरीदना पड़ेगा, मतलब परचेस करना पड़ेगा। जो ट्रायल पीरियड होगा 15 दिन का, 20 दिन का या 30 दिन का, उसके बाद में वो जो एप्लीकेशन होगा वो एक्सपायर हो जाएगा, वो वर्क करना बंद कर देगा। फिर आपको उसको परचेस करना पड़ेगा तभी वो वर्क करेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अब बात करते हैं कॉपी लिफ्टेड की। तो देखिए कॉपी लिफ्टेड का मतलब क्या होता है, उससे पहले आपको समझना होगा कॉपी लेफ्ट होता क्या है। देखिए कॉपी लेफ्ट जो है वो एक ऐसा मेथड है जिसमें किसी प्रोग्राम को फ्री किया जाता है। मतलब क्या हुआ, कोई सॉफ्टवेयर है जिसको कि मॉडिफाई करके उसको फ्री कर दिया जाए तो उसको बोलेंगे कॉपी लेफ्टेड सॉफ्टवेयर। मतलब यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर होगा वो फ्री अवेलेबल कराया जाएगा। तो किसी भी प्रोग्राम को फ्री करने का सिंपल सा तरीका है कि उस सॉफ्टवेयर को आप पब्लिक डोमेन में रख दीजिए या फिर उसको अनकॉपीराइटेड रखिए। जिससे क्या होगा, लोग जो है उसको शेयर कर पाएंगे और उसमें चेंज करके कुछ नया वर्जन वहां पे डेवलप कर सकते हैं। तो सिंपली कह सकते हैं कॉपी लेफ्टेड सॉफ्टवेयर जो है फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा उसमें जो कॉपीज होंगी उनकी, वहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन टर्म्स होंगे वो आपके या तो कम हो या फिर ज्यादा हो, सेम ना हो। मतलब सेम होंगे तो कॉपी लिफ्टेड नहीं माना जाएगा। मान लीजिए कोई एप्लीकेशन है, अगर उसको कॉपी लेफ्ट करना है, उसको फ्री करना है, तो वहां पे जो है उसको मॉडिफाई करके अलग तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन टर्म वहां पे रखने होंगे, क्योंकि अगर सेम होगा तो वहां पे कॉपी लिफ्टेड नहीं हुआ वो। तो आई होप आप लोगों को कॉपी लिफ्टेड का मतलब समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लाइसेंस एंड डोमेन्स की। तो देखिए कुछ मेन लाइसेंस हैं जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए दिए जाते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है सीसी लाइसेंस। सीसी का मतलब होता है क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। सेकंड है जीएनयू जनरल पब्लिक लाइसेंस, जिसको कि शॉर्ट में जीपीएल भी बोलते हैं। एंड थर्ड इज अपाचे लाइसेंस। तो ये 3 टाइप के लाइसेंस हैं जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को दिए जाते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इन तीनों टाइप के लाइसेंस को वन बाय वन। पहले बात करते हैं सीसी लाइसेंस की। तो देखिए सीसी या फिर क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस क्या होता है। सीसी जो लाइसेंस है ये इशू किया गया क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस लाइसेंस को इशू किया। तो अगर किसी भी डिजिटल कंटेंट का जो लाइसेंस है वो सीसी है तो वहां पे जो यूजर है उसे परमिशन मिल जाती है उसको कॉपी, मॉडिफाई या फिर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। मतलब क्या हुआ कि अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करा है और आपने जो है उसका सीसी लाइसेंस लिया है तो कोई भी जो है उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता है या फिर उसको शेयर कर सकता है या फिर उसको मॉडिफाई कर सकता है। वहां पे जो है ये फ्रीडम मिल जाएगी इस लाइसेंस में। यूट्यूब पे भी सीसी लाइसेंस होता है। अगर किसी ने जो वीडियो है वो सीसी लाइसेंस में पब्लिश किया है तो कोई भी उसको कॉपी कर सकता है, कहीं पे भी पब्लिश कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप आप लोग को सीसी लाइसेंस समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जीपीएल लाइसेंस की। जीपीएल की फुल फॉर्म होती है जनरल पब्लिक लाइसेंस। तो देखिए जीपीएल लाइसेंस क्या होते हैं। जीपीएल जो लाइसेंस है वो भी मोस्ट कॉमनली यूज ओपन सोर्स लाइसेंस है। तो जीपीएल जो लाइसेंस है वो ग्रांट करता है गारंटी ऑफ वैरायटी रेंज ऑफ राइट टू अ डेवलपर। मतलब जो भी डेवलपर होगा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का उसको बहुत सारे राइट मिलते हैं अगर उसने कोई जीपीएल लाइसेंस लिया है, जिसमें कि यूजर को फ्रीडम मिलती है कॉपी, डिस्ट्रीब्यूट एंड मॉडिफाई करने की सॉफ्टवेयर को। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी के पास में जीपीएल लाइसेंस है तो यूजर क्या कर सकता है, कॉपी कर सकता है सॉफ्टवेयर को, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है उसको जैसे भी चाहे वो, और उसके लिए वो चाहे तो फी भी चार्ज कर सकता है एंड कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकता है जो भी वो चाहता है उस सॉफ्टवेयर में करना। तो आई होप आप लोगों को जीपीएल लाइसेंस भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपाचे लाइसेंस की। तो अपाचे जो लाइसेंस है वो भी बहुत सारे राइट प्रोवाइड करता है यूजर्स को, और ये जो राइट है वो अप्लाई किए जा सकते हैं कॉपीराइट और पेटेंट दोनों पे।
तो क्या क्या राइट हैं जो कि अपाचे लाइसेंस ऑफर करता है? देखिए, पहला है इसमें राइट आर परपेचुअल। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार अगर आपको राइट मिल गए तो वो जो है हमेशा के लिए रहेंगे। सेकंड है राइट आर वर्ल्ड वाइड। मतलब क्या है, अगर आपको ये राइट किसी भी कंट्री में मिलते हैं तो वो राइट जो है आपको सारी कंट्रीज के लिए मिल जाएंगे। थर्ड इज राइट आर ग्रांटेड फॉर नो फी और रॉयल्टी। मतलब क्या है, जो भी राइट मिलेंगे उनके लिए आपको कोई भी फी नहीं देनी होगी, वो आपको फ्री ऑफ चार्ज दिए जाएंगे। फोर्थ वन इज राइट आर नॉन एक्सक्लूसिव। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो लाइसेंस वर्क होगा वो दूसरे भी यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट इज राइट आर इर्रेवोकेबल। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो राइट हैं वो आपके स्थिर रहते हैं, ऐसा नहीं है बार बार चेंज हो रहे हैं। एक बार अगर आपको राइट मिल गए तो वो आपके रहेंगे हमेशा के लिए। तो आई होप आप लोगों को अपाचे लाइसेंस भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी की। मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसके क्या इम्पैक्ट हुए हैं सोसाइटी पे, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो आईसीटी है उसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी है उसके डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं, सोसाइटी पे भी इम्पैक्ट हुए हैं और कल्चर पे भी इम्पैक्ट हुए हैं। तो किस किस तरीके के इम्पैक्ट हुए हैं, पहले बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट की। देखिए, टेक्नोलॉजी की वजह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हुए हैं। जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हुआ है प्रोडक्ट का। जो भी आपकी सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट है, गुड्स हैं, इसका ग्लोबलाइजेशन हुआ है टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि टेक्नोलॉजी की हेल्प से बहुत ही इजीली कम्युनिकेशन हो सकता है और ऑनलाइन बिजनेस किया जा सकता है। अब बात करते हैं सोशल इम्पैक्ट की। तो देखिए, टेक्नोलॉजी के बहुत सारे सोशल इम्पैक्ट भी हुए हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन का वे है वो चेंज हो गया है, कि जो हम कम्युनिकेशन करते थे पहले बहुत टाइम लगता था कम्युनिकेशन करने में, जाना होता था या फिर हमें कोई लेटर भेजना होता था तो हम पोस्ट ऑफिस को यूज़ करते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, वो जो कम्युनिकेशन का वे है वो चेंज हो गया। आज के टाइम में सोशल मीडिया है, आप जो है लोगों से कनेक्ट रह सकते हैं। तो बहुत सारे सोशल इम्पैक्ट भी आए हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। और सोशल इम्पैक्ट में ही बहुत सारे प्राइवेसी कंसर्न भी हमारे, जो कि हम प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से क्या क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स हुए हैं। देखिए, इकोनॉमिक सेक्टर में जो है बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए हैं टेक्नोलॉजी के, जिससे कि हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हैं। क्या क्या बेनिफिट्स हैं, देखिए। पहला यहाँ पे सिक्योर ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन है वो काफ़ी सिक्योर हो गया है, क्योंकि आपको पैसे लेके कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन सारा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईज एंड अवेलेबिलिटी। मतलब क्या हुआ, ऑनलाइन सारी चीज़ें बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज नेट बैंकिंग। देखिए, आज के टाइम में हम नेट बैंकिंग कर सकते हैं, हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, हम घर पे ही बैठ के सारे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। कोई भी अमाउंट हमें कहीं पे भी ट्रांसफ़र करना है तो हम घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। पहले क्या होता था, हमें बैंक में जाके लाइन में लगना पड़ता था। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमें बेनिफिट हुआ है। एंड फोर्थ इज ग्लोबल मार्केट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो मार्केट है वो ग्लोबल हो गया है। कोई भी कंपनी किसी भी कंट्री में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकती है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टेक्नोलॉजी की वजह से हमें क्या क्या इकोनॉमिक बेनिफिट हुए हैं। अब बात करते हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट की। तो देखिए, इंडिया में जो है ई वेस्ट की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है। आज के टाइम पे जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम बन चुका है, और इसका जो डिस्पोजल है वो ग्लोबल एनवायरनमेंट इशू बन चुका है। तो पहले बात कर लेते हैं कि ई वेस्ट होता क्या है। देखिए, ई वेस्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है, ऐसे वेस्ट को बोलते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आती हैं। मतलब जो खराब डिवाइसेस इक्विपमेंट हैं जो इकट्ठे हो जाते हैं, जिनको कि हम फेंक देते हैं या फिर कलेक्ट करके एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं ई वेस्ट। तो सिंपली हम कह सकते हैं ई वेस्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो आपका तब क्रिएट होता है जब कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो है खराब हो जाता है। मतलब वो बेकार हो गया तो वो क्या फॉर्म कर रहा है, वो फॉर्म कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अब बात करते हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट की। तो देखिए, ई वेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्रॉपर रिसाइकलिंग एंड रिकवरी ऑफ द डिस्पोजल मटेरियल। मतलब जो भी डिस्पोजल मटेरियल है उसकी प्रॉपर रिसाइकलिंग एंड रिकवरी आती है ई वेस्ट मैनेजमेंट में, कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का डिस्पोजल करें और जो आइटम्स हैं उनको किस तरीके से रिसाइकल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट में। तो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न्स की जो कि हो सकते हैं ई वेस्ट को डिस्कार्ड करते टाइम। मतलब कि ई वेस्ट को डिस्कार्ड करते टाइम क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसर्न है जो कि हमें ध्यान रखने चाहिए। देखिए, जब भी ई वेस्ट को डिस्कार्ड कर रहे हैं तो आपको केयरफुल होना चाहिए डेटा के बारे में जो कि स्टोर्ड है डिस्कार्डेड डिवाइसेस में, क्योंकि हो सकता है जो भी डिस्कार्डेड डिवाइस है उसके अंदर डेटा हो।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस डेटा को डिलीट करना परमानेंटली उस डिवाइस से। वो डिवाइस आपकी हार्ड डिस्क हो सकती है, यहाँ पर हार्ड डिस्क का ये गलत हो गया है, एंड लैपटॉप हो सकता है, स्मार्टफोन हो सकता है, मेमोरी कार्ड हो सकता है। तो इन डिवाइसेस से जो है प्रॉपर तरीके से डेटा को डिलीट कर दिया जाए। और कई बार जो है डेटा को डिलीट करना ही इनफ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर डिलीट करने के बाद भी जो डेटा है वो आपका अनडिलीट किया जा सकता है, मतलब उसको रिकवर किया जा सकता है। तो डिलीट करते टाइम आपको यूज़ करना चाहिए एक प्रॉपर डिलीटिंग टूल, जिससे कि जो डेटा है वो आपका प्रॉपर तरीके से डिलीट हो जाए, जिससे कि उसको रिकवर ना किया जा सके। जैसे कि यहाँ पे फाइल शेडर जो है एक ऐसा ही टूल है जिसका यूज करके आप अपने हार्ड ड्राइव को अनरिकवरेबल बना सकते हैं, मतलब फिर जो आपकी हार्ड ड्राइव है वो रिकवर नहीं हो पाएगी। तो जब भी आप ईवीएस को डिस्कार्ड करें तो श्योर हो जाएं कि उसके अंदर जो डेटा है वो प्रॉपर तरीके से डिलीट हो गया है या नहीं हुआ है, क्योंकि उस डेटा का कोई भी मिसयूज कर सकता है। अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ईवीएस रिसाइकलिंग, कि ईवीएस को रिसाइकिल करने से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। देखिए, पहला यहाँ पे बेनिफिट है अलाउ रिकवरी ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल। जो भी आपका ई वेस्ट है अगर उसको रिसाइकिल करेंगे तो उसमें जो वैल्यूएबल मटेरियल है उसको हम निकाल सकते हैं, उसको जो है हम रिकवर कर सकते हैं। बहुत सारा वैल्यूएबल मटेरियल होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, तो उसको हम जो है रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेनिफिशियल फॉर द एनवायरनमेंट। देखिए, जब ई वेस्ट की रिसाइकिलिंग होगी तो ये एनवायरनमेंट के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जो ई वेस्ट है वो बहुत हार्मफुल होता है। तो जब रिसाइकिलिंग होगी तो बहुत ज़्यादा ई वेस्ट जो है वो इकट्ठा नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्थियर आउटकम फॉर ह्यूमंस। तो देखिए, जब ई वेस्ट की रिसाइकलिंग होगी तो ह्यूमन के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। एंड फोर्थ इज इट कैन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। जब ई वेस्ट की रिसाइकलिंग की जाएगी तो बहुत सारे पीपल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा। एंड लास्ट इज सेव लैंडफिल्स। जब ई वेस्ट जो है रिसाइकिल होगा तो जो लैंडफिल्स है वो सेव होगी, क्योंकि जो कचरा है वो यहाँ वहाँ पड़ा हुआ नहीं रहेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है वो यहाँ वहाँ नहीं रहेगा, जिससे कि जो लैंडफिल है वो सेव हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ई वेस्ट क्या होता है और इसकी रिसाइकलिंग से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अब बात करते हैं जेंडर इश्यूज की वाइल टीचिंग और यूजिंग कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर के साथ में क्या क्या जेंडर इशू रहते हैं। देखिए, यहाँ पे जो है नॉर्मली देखा गया है कि गर्ल्स जो हैं उनका पार्टिसिपेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कम रहता है, मतलब जो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है उसमें काफ़ी कम रहता है पार्टिसिपेशन गर्ल्स का एज कम्पेयर टू बॉयज़। जिससे क्या हो रहा है, जो वुमेन है वो भी मिस कर रही हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी आईटी सेक्टर में, और इसकी वजह से आईटी फील्ड भी जो है मिस कर रहा है बहुत सारा टैलेंट। क्योंकि अगर गर्ल्स को भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी मिलेंगी कंप्यूटर साइंस में आगे बढ़ने के लिए, तो यहाँ पे जो है बहुत सारा टैलेंट निकल के आएगा, बहुत सारी टैलेंटेड गर्ल्स निकल के आएंगी जो कि आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा काम कर सकती हैं। तो इंडिया में स्पेशली देखा गया है कि जो गर्ल्स हैं वो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को बहुत कम लेती हैं स्कूल्स में एज कम्पेयर टू बॉयज। अब इसके पीछे जो है रीजन क्या हो सकते हैं, देखिए, पहला रीजन है प्री कॉन्सीव्ड नोटेशन। तो इसका मतलब है कि एक ऐसी धारणा बना ली जाती है जहाँ पे कि लोग सोचते हैं कि जो बॉयज़ हैं वो टेक्निकल स्किल्स में ज़्यादा अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स, और गर्ल्स जो है वो ज़्यादा अच्छी होती हैं होम साइंस या फिर कुकिंग स्किल्स में। तो इस तरीके से उनके माइंड में बिठा दिया जाता है कि जो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है वो काफ़ी टफ है, वो बॉयज़ के लिए है, गर्ल्स के लिए नहीं है। तो इस तरीके से जो गर्ल्स के माइंड में है वो बैठ जाता है, और ऐसी थॉट की वजह से वहाँ पे गर्ल्स जो हैं वो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट नहीं लेती हैं। या फिर हो सकता है फैमिली प्रेशर की वजह से उनके माइंड में इस तरीके से डाल दिया जाता है कि ये सब्जेक्ट आपके लिए नहीं है। तो ये थॉट बिल्कुल गलत है। इस टाइप की थॉट जो है गर्ल्स के माइंड में नहीं होनी चाहिए। उन्हें भी उसी तरीके से कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को देखना चाहिए जैसे कि बॉयज देखते हैं, उनके लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में। नेक्स्ट रीजन हो सकता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। अब लैक ऑफ इंटरेस्ट में क्या है, देखिए नॉर्मली होता है क्या है, जो बॉयज़ हैं वो गेम्स वगैरह बचपन से ही खेलते हैं और कंप्यूटर्स वगैरह भी चलाते रहते हैं और उसमें गेम्स खेलते रहते हैं। और आज के टाइम में ज़्यादातर जो गेम्स आप देखेंगे वो बॉयज़ के लिए ही बनाए गए हैं, ज़्यादातर जो गेम्स होते हैं बॉयज़ को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये भी रीज़न हो सकता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। जो गर्ल्स होती है उन्हें लगता है कि ये जो फील्ड है वो हमारे लिए नहीं है। नेक्स्ट रीजन हो सकता है लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन का मतलब है गर्ल्स को इस तरीके से मोटिवेशन नहीं मिलता है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट लेंगे तो आपको फ्यूचर में आगे ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उनको हमेशा इस टाइप से सब्जेक्ट लेने के लिए बोला जाता है जैसे कि आपकी जो फैमिली है वो अच्छे से आप मैनेज कर पाए। तो वो सारी चीज़ें उसके माइंड में रहती हैं। नेक्स्ट रीजन हो सकता है लैक ऑफ रोल मॉडल। तो देखिए, रोल मॉडल का भी यहाँ पे फर्क हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी रोल मॉडल्स आप लोगों को पता होगा कि बड़े बड़े अगर आप नाम उठा के देखेंगे, बिल गेट्स है या इलॉन मस्क है या मार्क जकरबर्ग को ले लीजिए,
जितने ही बड़े बड़े नाम है वो सब आपको जेंट्स के मिलेंगे, मतलब मेल मिलेंगे। यहाँ पे गर्ल्स के जो नेम है वो बहुत कम है, तो इसीलिए गर्ल्स के माइंड में रहता है कि जो फील्ड है वो बॉयज़ के लिए है। और टीवी वगैरह पे एडवर्टाइजमेंट या मूवीज में भी इस तरीके से दिखाया जाता है कि जो फील्ड है कंप्यूटर साइंस वो मेंस के लिए है। लास्ट पॉइंट इज लैक ऑफ इनकरेजमेंट इन क्लास। तो देखिए बहुत सारे स्कूल्स में टीचर्स जो हैं गर्ल्स के माइंड में इस तरीके से डाल देते हैं, वहाँ पे उनको इनकरेजमेंट नहीं करते हैं कि आपको कंप्यूटर साइंस लेने चाहिए, आप कंप्यूटर साइंस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है उनको इनकरेजमेंट नहीं मिल पाता है। और कोई भी अगर प्रोजेक्ट वगैरह टीचर देता है तो वहाँ पे बॉयज़ को प्रीफर करता है, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। वहाँ पे गर्ल्स को भी उतनी ही इक्वलिटी मिलनी चाहिए जितनी कि बॉयज़ को मिल रही है। उसी तरीके से वहाँ पे गर्ल्स को भी असाइनमेंट वगैरह प्रोवाइड करने चाहिए और उनको भी इनकरेज करना चाहिए कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को लेने के लिए। तो ये कुछ रीजन है जिनकी वजह से गर्ल्स का पार्टिसिपेशन कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में कम है एज कम्पेयर टू बॉयज़। अब बात करते हैं कि इसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। देखिए, देयर शुड बी मोर इनिशिएटिव एंड प्रोग्राम दैट इनकरेज गर्ल्स टू टेक कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। तो ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जहाँ पे कि गर्ल्स को इनकरेज किया जाए कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को लेने के लिए, उन्हें बताया जाए कि कितनी अपॉर्चुनिटी है इस सब्जेक्ट में और आप जो है इस सब्जेक्ट में कितना अच्छा कर सकते हैं। मतलब इस फील्ड में जो आईटी फील्ड है ये बहुत ही ब्रॉड फील्ड है। अगर आज के टाइम में देखा जाए तो सबसे बड़ा फील्ड जो है वो आईटी सेक्टर है, सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जो है वो आईटी सेक्टर में है। तो ऐसे इनिशिएटिव होने चाहिए जहाँ पे गर्ल्स को प्रॉपर तरीके से इंकरेजमेंट मिलना चाहिए। और क्या हो सकता है, फिल्म और टीवी सेंसर बोर्ड जो है वहाँ पे उन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो रोल मॉडल दिखाए जा रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जो है गर्ल्स के रोल मॉडल भी दिखाए जाएं। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर में सिर्फ बॉयज़ ही अच्छे होते हैं, गर्ल्स भी बहुत अच्छी हो सकती हैं। तो वहाँ पे गर्ल्स को भी एज अ रोल मॉडल दिखाया जा सकता है जो कि कंप्यूटर के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही है। एंड थर्ड पॉइंट, इन प्रैक्टिकल रूम्स गर्ल्स शुड बी इनकरेज मोर टू वर्क ऑन कंप्यूटर ऑन दियर ओन। मतलब क्या है, यहाँ पे प्रैक्टिकल रूम में जब भी गर्ल्स वर्क करें, कंप्यूटर्स पे जब भी वर्क करें, तो उन्हें जो है प्रॉब्लम के खुद से सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोला जाए, जिससे कि वो समझ सकें किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को सीख पाएँ, जिससे कि जो उनका इंटरेस्ट होगा वो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में बढ़ेगा। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं इस इशू को फिक्स करने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। पेरेंट्स को भी इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि गर्ल्स एंड बॉयज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और कोई भी सब्जेक्ट वो वहाँ पे अपनी चॉइस से ले सके। अब बात करते हैं डिसेबिलिटी इश्यूज़ की कि कंप्यूटर के यूज़ में क्या क्या डिसेबिलिटी इशू हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे डिसेबिलिटी का मतलब है कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिससे कि कंप्यूटर को यूज़ करने में प्रॉब्लम हो। कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है। देखिए, बात करते हैं डिसेबिलिटी की, कौन कौन सी डिसेबिलिटी हो सकती है। पहला है इसमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी का मतलब है कोई भी मांसपेशी में प्रॉब्लम, मतलब हड्डियों में अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है, जैसे फिंगर वगैरह जो है या हाथ वाथ का सही से नहीं चल पाता है, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है जिससे कि कंप्यूटर को यूज़ करने में उसे प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट इज हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटी। मतलब क्या है, सुनने में प्रॉब्लम हो या फिर बोलने में प्रॉब्लम हो, तो ऐसे बच्चों को प्रॉब्लम होगी स्पीच से रिलेटेड सॉफ्टवेयर में। मान लीजिए कोई कमांड देना चाहता है तो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो सॉफ्टवेयर है वो कमांड को डिटेक्ट नहीं करेगा। तो ऐसे बच्चों के साथ में इशू हो सकता है कंप्यूटर को यूज़ करते टाइम। थर्ड इज कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। कॉग्निटिव का मतलब है कि समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि यहाँ पे डिसलेक्सिया या डिस्कैल्कुलिया। डिसलेक्सिया जो है एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें कि बच्चा समझ नहीं पाता है कि लिखा हुआ क्या है, उसको सही से वो पढ़ नहीं पाता है। और डिसकैल्कुलिया जो है उसे कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी प्रॉब्लम वाले बच्चों को कंप्यूटर को यूज़ करने में प्रॉब्लम आ सकती है ना। फोर्थ इज विजन इम्पेयरमेंट। विजन इम्पेयरमेंट का मतलब सिंपली यहाँ पे कि सही से उसे दिखाई नहीं देता है, प्रॉब्लम होती है देखने में, तो यहाँ पे भी कंप्यूटर को यूज़ करने में उसे प्रॉब्लम हो सकती है। तो बात करते हैं कि अगर किसी बच्चे में इस टाइप की कोई भी डिसेबिलिटी है तो उसको किस तरीके से डील कर सकते हैं और उसे हम कंप्यूटर को सिखा सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि बच्चे को डिसेबिलिटी है तो वो कंप्यूटर नहीं सीख सकता, वो कंप्यूटर सीख सकता है, बट उसके लिए प्रॉपर टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस की। देखिए, इसके सॉल्यूशंस के लिए स्कूल मस्ट वर्क टुवर्ड मेकिंग अवेलेबल द रिक्वायर्ड टीचिंग एड टू फुलफिल स्पेशल नीड ऑफ द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे स्कूल को चाहिए कि अगर कोई भी बच्चा ऐसे डिसेबिलिटी वाला है तो वहाँ पे उसकी टीचिंग के लिए प्रॉपर टीचिंग ऐड जो है अवेलेबल कराए जाएं, क्योंकि टीचिंग ऐड होते हैं जिनकी हेल्प से वो सीख सकता है कंप्यूटर को प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट वन इज स्कूल मस्ट एम्प्लॉय स्पेशल नीड टीचर एंड शुड ऑल्सो ट्रेन अदर टीचर्स एज वेल। मतलब क्या हुआ कि जो स्कूल है वो ऐसे टीचर्स को हायर करे, ऐसे टीचर्स को रखे जो बच्चों की स्पेशल नीड के अकॉर्डिंग उनको सिखा सकें, और जो बाकी टीचर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाए कि किस तरीके से वो इंटरेक्ट करें स्पेशल नीड वाले बच्चों के साथ में, जिनको किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी है उनसे किस तरीके से डील कर सकते हैं, उनको किस तरीके से अच्छे वे में आप सिखा सकते हैं। वो सारी चीज़ें वहाँ पर टीचर्स को बतानी
चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट इज स्कूल मस्ट सपोर्ट द इंक्लूसिव करिकुलम। अब यहाँ पे देखिए इंक्लूसिव करिकुलम का मतलब क्या है। इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशी। मतलब क्या है, सभी बच्चों के लिए एक जैसी शिक्षा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है किसी के लिए अलग तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी के लिए अलग तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं। सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, इक्वल फैसिलिटी मिले, जिससे कि वो एजुकेशन को प्रॉपर तरीके से ले पाए। तो ये कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं जिनको कि इम्प्लीमेंट किया जाए स्कूल में, तो कोई भी डिसेबिलिटी वाला स्टूडेंट जो है कंप्यूटर को इजीली सीख सकता है। तो इसी के साथ स्टूडेंट आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। जो आपका चैप्टर नंबर 17 था ये पूरा फिनिश हो चुका है। जितने भी टॉपिक इस चैप्टर के थे वो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और इसी के साथ जो है आपका 11th क्लास का जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।